अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सेठी से सवाल। मैं हूं सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सर साहब, आपका पॉकेट स्क्वायर ऐसे लग रहा है जैसे कोई गुल खिला है। गुलों में रंग भरे। अच्छा, जब मैं ये गाता होता था ना तो मुझे सारी गालियां पड़ती थी। क्यों है, बस कर दे सेठी, बस कर दे। कहाँ गाते थे? बाथरूम में। बाथरूम सिंगर हैं आप। तो गालियां क्यों पड़ती थी? तो अली सेठी गालियां देता था। अच्छा। क्या आप ज्यादती कर रहे हैं? ऐसे लग रहा है कि आप रो रहे हैं। हाँ, नहीं ये तो नहीं, मगर मैं ऊंचा ऊंचा लगा होता था। गुलों में रंग भरे, बादे नौ बहार चले। एग्जैक्टली। गुलों में रंग, ये हुकूमत भी भर रही है। अच्छा, हाँ, आजकल नए नए रंग आ रहे हैं। नए रंग 50 रंग आ गए हैं। 50 रंग आ गए हैं। हाँ। और फिर जाहिर है, फिर सवाल सारे रंगीले हैं सारे। ये तो नाम आप, जब मैं आपके सामने गिनवाऊंगी, आप बताएंगे इनमें से रंगीला कौन है। लेकिन एक हफ्ते पहले इन्होंने हल्फ उठा लिया। हल्फ उठाने की जल्दी थी, उसके बाद एक हफ्ते का डिले आया और अब पोर्टफोलियोज अनाउंस किए गए हैं। जो जो कलमदान इनको सौंपे गए हैं वो तो मैं आपसे जानूंगी। आपने प्रेडिक्शन बहुत पहले कर दी थी कि कुछ चेंजेस आ रहे हैं फेडरल कैबिनेट में। टेक्नोक्रेट की इंडक्शन का आपने बताया था, फिर बाद में आपने बताया कि रीजंस क्या हो सकते हैं। पॉलिटिकल मजबूरियां हैं इत्तेहादी हुकूमत की कुछ, और ऐसा ही लग रहा है कि उनको पूरा करने की कोशिश की गई है। लेकिन कुछ वज़रा से उनके कलमदान वापस भी लिए गए जो उनके पास इजाफी थे, वो अपनी जगह पर अहम हैं। लेकिन वज़ीर आज़म के जो 3 मुशीर मुकर्रर किए गए हैं, एक तो बहुत पुराने वज़ीर आज़म के साथ ही रहे हैं, दूसरे भी ऐसे ही कोई तजुर्बा रखते हैं, लेकिन जो तीसरे मुशीर हैं उसको लेकर मुस्लिम लीग नून खुद ही खुश नहीं है। वो तो आप जानते हैं उनका नाम क्या है, नाम ही काफ़ी है, परवेज़ खटक साहब। अच्छा, इस पर राना सनाउल्लाह साहब की बात बड़ी खूबसूरत है, तशरीह हम आपसे लेंगे, ज़रा पहले चलाते हैं उनकी बात। सुना है जी, राना साहब सुनने हैं। नून लीग से परवेज़ खटक साहब का ताल्लुक नहीं है और वो हमारे कोलिशन पार्टनर ज़रूर हैं, और उस हवाले से इसमें और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका, और कौन है सर? अगर PMLN की सिर्फ PMLN की अगर गवर्नमेंट होती तो वो कैबिनेट का हिस्सा ना होते। सिर्फ PMLN की अगर हुकूमत होती तो क्या मजबूरी थी कि परवेज़ खटक साहब की क्या मजबूरी थी कि उन्हें मुशीर बराए उमूर दाखिला बना दिया गया है, बिन बुलाए मेहमान की तरह आए हैं? मुस्लिम लीग नून की क्या मजबूरी? आपको पता है कि खटक साहब एस्टैब्लिशमेंट के बड़े करीब साथी हैं, हमेशा रहे हैं। हाँ। तो उन्होंने अब परवेज़ खटक साहब को बुला लिया कि आओ जी ड्यूटी दो आके। वो तो बड़े अरसे से बैठे हुए थे, एसिड तो वो बड़े अरसे का है। हाँ, मगर अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी में डेंट नहीं पड़ रही, तो अब डेंट डालने के लिए तो वही लोग लाएंगे ना जो खान साहब के करीब रहे हैं और जो कि शायद उनको एक्सपोज कर सकते हैं किसी हद तक, और उन्हीं के KP के इलाके से हैं। यही लोग हैं ना जो कि खान साहब के साथ रहे हैं और खान साहब की अंदरूनी बातें जानते हैं एंड सो ऑन। तो मेरा ख्याल है खटक साहब को, और इसी तरीके से और भी लोग हैं जिसकी बात अब करते हैं, तो खटक साहब को लाया गया इंटीरियर में जी। अच्छा, या इंटीरियर में आ सकते थे या डिफेंस में। अच्छा, अब क्यों आए इंटीरियर में और क्यों डिफेंस में नहीं गए, ये भी तो इंटरेस्टिंग बात है जी। एक तो ये है कि डिफेंस इज सपोज टू बी ए सीनियर मिनिस्ट्री, बिकॉज ऑब्वियसली उसकी तल्लुक जो है वो डिफेंस के साथ है। तो अब इतना ही है ना, डिफेंस के साथ है। तो अब अगर ख्वाजा आसिफ को वहाँ से हटाते और इनको वहाँ लगाते तो ये तो बड़े खुश होने थे, मगर ख्वाजा साहब खुश नहीं होने थे, बिकॉज इसके डिफेंस के बाद ख्वाजा साहब कहाँ जाते। हाँ। ख्वाजा साहब को तो अब मतलब है कि ही वांट्स टू आल्सो बी क्लोज टू द एस्टैब्लिशमेंट। कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट काफ़ी मदद करती है ख्वाजा साहब की इन डिफरेंट एरियाज, तो इसलिए अब ख्वाजा साहब नहीं छोड़ना चाह रहे थे उनके पास डिफेंस था एंड डिफेंस प्रोडक्शन, उनसे डिफेंस प्रोडक्शन ले लिया गया है, ठीक है। और वैसे भी 2-2 मिनिस्ट्रीज दी हुई थी कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो एक ले लेंगे। तो ये तो ख्वाजा साहब इज़ लेफ्ट विद डिफेंस। अब खटक साहब को अकोमोडेट करना है तो अकोमोडेट इंटीरियर में किया है उन्होंने। अच्छा, अब उसकी क्यों इंटीरियर में किया है? इंटीरियर जैसे राणा साहब कह रहे हैं, इंटीरियर प्राइम मिनिस्टर नहीं लगाता इस हुकूमत के अंदर, इंटीरियर एस्टैब्लिशमेंट लगाती है और इंटीरियर से काम भी एस्टैब्लिशमेंट लेती है। अच्छा, ठीक है, इसीलिए मोहसिन नकवी साहब को वहाँ लगाया था। ही इज़ क्लोज टू द एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है ना, तो कोई छुपी हुई बात तो है नहीं। His power comes from that. अब इनको जब वहाँ लगाया है तो फिर मोहसिन नकवी साहब का क्या होगा? क्या ये मोहसिन नकवी साहब मिनिस्टर हैं और ये एडवाइज़र हैं, और तलाल चौधरी साहब मिनिस्टर, और तलाल चौधरी साहब को भी स्टेट मिनिस्टर बना दिया। तो इससे ये जो चीज़ जाहिर हो रही है वो ये है कि मोहसिन नकवी साहब मेरा ख्याल है इंटीरियर छोड़ देंगे। अच्छा, आगाज़ हो गया इस चीज़ का? मेरा ख्याल है वो छोड़ना चाह रहे हैं। हाँ, उन्हें ये पहले भी पसंदीदा उनकी मिनिस्ट्री ये नहीं थी, मगर ये उनको कहा गया था कि अभी आप
जाएं यहाँ, फिर बाद में देखा जाएगा, वील फाइंड समबडी एल्स। तो इसलिए वो टेम्परेरीली आए थे, इसीलिए उन्होंने थोड़ी बहुत दिलचस्पी लेते थे, पर ज़्यादातर वो मतलब है कभी नेगोशिएशंस विद इन पार्टीज़, जिसके अंदर वो काफ़ी उनकी अहमियत रही है, अच्छा रोल प्ले करते हैं। ब्रिजेस, मौलाना को मिलना, आसिफ जरदारी को मिलना, नवाज शरीफ को मिलना, प्राइम मिनिस्टर को मिलना, यू नो, और फिर एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी राब्ते रखने, तो ही वाज वेरी गुड एट दैट। तो फिर ये पीसीबी उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया था यहाँ, जो हाई प्रोफाइल भी है और लाहौर बेस्ड भी है, क्योंकि उनका कारोबार भी लाहौर बेस्ड है, फैमिली भी लाहौर में है, तो और इंटीरियर वैसे भी उन्हें, मेरा ख्याल है, इट इज़ नॉट हिज फर्स्ट चॉइस। तो अब लगता ऐसे है कि आज नहीं कल नहीं परसों आपको खबर मिलेगी कि नकवी साहब जो है उन्होंने इंटीरियर छोड़ दी है। अब क्या उनको कोई और मिनिस्ट्री उनको मिलती है, या वो छोड़ देंगे, इंटीरियर नहीं लेंगे और कोई मिनिस्ट्री लेंगे और पीसीबी चलाएंगे। अच्छा। तो ये अभी नहीं आप कुछ कह सकते, बट ये मुझे लगता ऐसे है कि इंटीरियर ये ट्रांजिशन है इस वक्त। इनको ला रहे हैं खटक साहब को, और मोहसिन नकवी साहब एग्जिट करने जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये बेख्तियार मुशीर होंगे, दाखिली अमूर के ऊपर वज़ीर आज़म को मशवरे देंगे। बेख्तियार तो इंटीरियर के सारे ही होते हैं ना, वो तो बेसिकली फ़ोन और राब्ते होते हैं एक जगह से विद द सेक्रेटरी कीप्स द मिनिस्टर इन द लूप कि जी अब ये करने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं, ताकि ये कह सके मिनिस्टर ने अप्रूव किया है। मगर बेसिकली फैसले सारे कहीं और होते हैं इंटीरियर के। अच्छा। एंड सो आई थिंक मोहसिन विल बी हैप्पी टू गेट आउट ऑफ इंटीरियर। और तलाल चौधरी और परवेज़ खटक साहब की तलाल चौधरी भेजा गया वहाँ ताकि काबीना का जो कम से कम फुटप्रिंट है वो थोड़ा बहुत तो रहे ना, पता तो लगता रहे प्राइम मिनिस्टर को हो क्या रहा है, ठीक है ना। मगर अगर परवेज़ खटक आ जाते तो पता ही कुछ नहीं लग रहा था कि इंटीरियर में क्या फैसले हो रहे हैं, कहाँ कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। तो अब यह है कि तलाल विल कीप द प्राइम मिनिस्टर इन्फॉर्म्ड, और खटक साहब तो उधर जाएंगे, उधर सलूट करेंगे। ठीक है, अपने असल की तरफ। तो आप कह रहे हैं परवेज़ खटक साहब को बेसिकली पीटीआई पर्पस के लिए, पीटीआई सेंट्रिक पर्पस के लिए इंटीरियर के जरिए पिटाई होती है ना जी, तो उनको कैरेट एंड स्टिक जो है वो अब परवेज़ खटक साहब के पास आ जाएगी। स्टिक तो इंटीरियर की मिल गई, कैरेट ये है कि क्योंकि वो केपी से है, इमरान के करीब रहे हैं, उनकी वहाँ कंस्टिट्यूंसी भी है, जोड़ तोड़ में भी बड़े तेज रहेंगे वहाँ। मोहसिन नकवी जोड़ तोड़ में तो ही वाज नॉट इंटरेस्टेड। तो ये तो इनका तो काम ही होगा कि वहाँ फॉरवर्ड ब्लॉक्स बनवाने, ये करना वो करना। अच्छा। तो ही विल पॉलिटिकल मिनिस्टर फॉर इंटीरियर जो कि एस्टैब्लिशमेंट के पर्पस है उसको सर्व करेगा। ठीक है, तो कमजोरियां और ताकतें जानते हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। मोहसिन साहब का ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था ना पॉलिटिकल। मोहसिन वाज नॉट इंटरेस्टेड। हाँ ठीक है, तो ये जो चेंजेस हैं ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है ये इंडक्शन, या वाकई ज़रूरत थी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए? नहीं, परफॉर्मेंस क्या है? परफॉर्मेंस लेट्स अंडरस्टैंड दिस। परफॉर्मेंस फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ये नहीं है कि आपने कोई टेक्नोक्रेटिक परफॉर्मेंस, पॉलिटिशियन से टेक्नोक्रेटिक परफॉर्मेंस आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। तो वो तो टेक्नोक्रेट्स देते हैं ना आपको। तो पॉलिटिशियन से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि पॉलिटिक्स खेलेंगे। अच्छा, पॉलिटिक्स में आगे बढ़ के। अच्छा, अब पॉलिटिक्स आजकल की क्या है, ये क्या समय एस्टैब्लिशमेंट क्या चाहती है पॉलिटिक्स, आप बताएं। एस्टैब्लिशमेंट क्या चाहती है? एस्टैब्लिशमेंट पीटीआई को काटो, पीटीआई को तोड़ो, पीटीआई को कमज़ोर करो, पीटीआई के खिलाफ प्रोपेगेंडा करो, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाओ, कंफ्यूजन क्रिएट करो, थोड़ा डंडा चलाओ, थोड़ा सा ये चलाओ, थोड़ा सा ये, तो पॉपुलर बयानिया को शिकस्त दो। ही हैज सर्व्ड एज चीफ मिनिस्टर ऑफ केपी। तो उनको नहीं पता तो हो क्या रहा है, तो किसको क्या पता होगा। उनके वहाँ असासे नहीं है तो किसके असासे होंगे? जब वो चीफ मिनिस्टर उन्होंने बनाए होंगे ना असासे, तो अब उनको मौका मिलेगा कि वो करके दिखाएं वो काम जिसके लिए उनको मिनिस्टर बनाया गया है। और अगर सिर्फ उनको एक सियासी ओहदा दे दिया जाता केपी में विदाउट द डंडा ऑफ द इंटीरियर मिनिस्ट्री, तो शायद वो डिलीवरी ना दे सकते। तो उन्होंने कहा होगा कि मुझे इंटीरियर दो, फिर देखो मैं कैसे कैरेट एंड स्टिक करके डिलीवरी देता हूँ। ठीक है। तो इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट का प्रॉब्लम ये है कि सियासी तौर पे डिलीवरी नहीं मिल रही फ्रॉम दिस गवर्नमेंट। सिविलियन गवर्नमेंट जो है उसे पॉलिटिकल डिलीवरी नहीं मिल रही। इकोनॉमिक्स तो ठीक चल रही है, मगर आवाम जो है वो अभी भी कन्विंस नहीं है। और अभी भी खान साहब जो है उनके लोग जो है धंधन आ रहे हैं, तो उनको तोड़ना है, उनको कमज़ोर करना है, उनको खींच के लाना है, फॉरवर्ड ब्लॉक्स बनाने हैं, ये करना है, वो करना है, डिविजन क्रिएट करने। तो दैट इज़ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिशियंस आर गुड एट दैट। तो यहाँ से फिर बात आगे बढ़ाते हैं, वो ये कि ये सारों को जो लेके आए हैं। पहले डिबेट जो हो रही थी बिटवीन शहबाज शरीफ साहब एंड भाई लोग,
वो ये थी कि जी वो कह रहे थे जी थोड़ी डिलीवरी कोई नहीं, टेक्नोक्रेट्स लेके आए जल्दी जल्दी IMF अब वो संभाल लिया इन्होंने बेसिकली। 3-4 इनके पास सेक्रेटरी लेवल अच्छे लोग हैं। इस अभी भी इन्होंने 2-3 लोग ऐसे लेके आए हैं जो कि बड़े करता धरता है, जो कि पहले भी, फॉर एग्जांपल तारिक बाजवा साहब की बड़ी ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन है टू इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग। स्टेट बैंक के गवर्नर भी रहे हैं, पंजाब के सेक्रेटरी फाइनेंस भी रहे हैं, फिर सेंटर के अंदर भी रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट के अंदर वहाँ फेडरल सेक्रेटरी फाइनेंस रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री में, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उनको भी ले आए एज एडवाइजर। सो टेक्निकली आई थिंक देर ओके। थोड़ा सा इन्होंने मुसद्दक को निकाला है फ्रॉम वन मिनिस्ट्री और उनको बेसिकली वो खुडे लाइन मिनिस्ट्री दे दी है। आई थिंक दे वर नॉट हैप्पी विद हिम। क्लाइमेट चेंज दे दिया ना उनको, पेट्रोलियम से लेके। तो क्लाइमेट चेंज में तो कुछ भी नहीं है ना, असली मिनिस्ट्री तो पेट्रोलियम, ऑयल एंड गैस, ठीक है। वहाँ अब वो मेरा ख्याल है कि देयर आर अदर आइडियाज अबाउट व्हाट टू डू। हो सकता है कोई बातचीत, आई डोंट नो द इनसाइड डिटेल्स, बट मुसद्दक बहुत कॉम्पिटेंट आदमी है और मगर मेरा ख्याल है ही डिडंट गेट अलोंग, तो इसलिए मेरा ख्याल है उनको हटा दिया वहाँ से। बट ही इज़ अ लॉयल मुस्लिम लीग, तो इसलिए कुछ तो देना ही था, तो उनको क्लाइमेट में भेज दिया। मगर मुझे कुछ अरसे से पता था कि ये होने जा रहा है जी। और मेरा ख्याल है मैंने इशारा भी यहाँ जी शो में आपने जिक्र कर दिया था तकरीबन 1 माह पहले। और क्योंकि मुझे पता चल गया था कि ये कुछ होगा ऐसे। तो अब ये है कि इन सब लोगों को लाया गया है, तो फलसफा ये है कि अच्छा जी चलो जी बंदे वो लेके आओ जिनकी थोड़ी बहुत अपनी कंस्टिट्यूंसीज के अंदर से हो ताकि वो फिर ये झंडा लगा के जब जाएं तो अपना कोई काम भी कर सके। और जो असली काम है वो है पॉलिटिकल, तो वो पॉलिटिकल काम के लिए अब तैयारियां हो रही है। ये वो टीम बनी है। ठीक है। ये मोहम्मद अली साहब को निचकारी का मशीर जो मुकर्रर किया गया, निचकारी प्राइवेटाइजेशन आने वाले दिनों में IMF का इस पर बहुत जोर है और वो पोर्टफोलियो भी चेंज कर दिया गया है, लेकिन अभी उस पर कोई फेडरल मिनिस्टर किसी को ये दिया नहीं गया। नहीं, वो था ना अलीम खान साहब के पास, तो ठीक है। बिकॉज देखिए ना ये प्राइवेटाइजेशन तो कब से चल रही है, आगे और भी अभी कह रहे हैं ना 100 यूनिट्स हमने प्राइवेटाइज करने हैं जी। दिस इज द टारगेट। रिस्क इसमें बड़ी होती है बिकॉज जो भी आप प्राइवेटाइज करने जाएंगे वहाँ कोई ना कोई ऑडिट ऑब्जेक्शन आ जाएगा, कोई ना कोई लीगल ऑब्जेक्शन आ जाएगा, कोई ना कोई इशू बन जाएगा और कोई नहीं चाहेगा कि वो इस दलदल में फंसे। सो मिनिस्टर्स आते हैं, देखते हैं और कहते डर जाते हैं कि यार ये तो गड़बड़ हो रही है, हाँ तो ये तो हमारे गले ही ना पड़ जाए। इसलिए मेरा ख्याल है एंड एस्टैब्लिशमेंट कहती है जल्दी करो, IMF कहती है जल्दी करो, जिन्होंने कहते हैं कि अगर तुसी ऑमलेट बनाना तो अंडा तोड़ना पेगा ना, तो छिट्टा पैन गया तो ये कहते हैं अंडा तो नहीं इसी तोड़ना, छिट्टा पै जाएगा। अच्छा चले, वो छींटों से खुश है तो ऑमलेट भी कभी ना कभी बन ही जाएगा। तो अब लेके आए हैं, देखते हैं क्या करते हैं क्या करते हैं। पीपल्स पार्टी को फिर अकोमोडेट किसी भी तरह से वो खुद नहीं होना चाह रहे। अच्छा वो कह रहे हैं कि पता नहीं कब तक चलेगी गवर्नमेंट, कब तक नहीं चलेगी, हमने इनके साथ मिल के तो कोट अनकोट गंदा नहीं होना। बिकॉज जाहिर है जिस किस्म की पॉलिसीज चल रही हैं सख्त है ना, हार्ड पॉलिसीज हैं, बेल्ट टाइटनिंग, और आवाम जाहिर है गुस्सा में है, तो वो पीपल्स पार्टी नहीं इसके हिस्सा लेना चाहती थी। वो इंतजार में है कि ये थोड़ा काम ठीक चल पड़े तो फिर वो आंखें दिखाएंगे और फ्लेक्स करेंगे मसल, फिर वो आना चाहेंगे। और हो सकता है उनका ये ख्याल है कि शायद उस वक्त हालात ऐसे हो कि शायद मेन सीट पे ही बैठ जाए आके, कोई पता है। चले अभी रियासती ओहदे लेके सेफ है, वो सेफ खेल रहे हैं, बेटर सेफ देन सॉरी। अब उनकी बात कर लेते हैं जो डबल ट्रिपल मुश्किल में है, और वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिनका बज़ाहिर ट्रम्प कार्ड भी फेल दिखाई दे रहा है, फिर कुछ गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, फिर JIT के सामने तलबी हो रही है। सोशल मीडिया के हवाले से एक JIT बनाई गई थी जुलाई, नहीं समझ आई ये JIT कहाँ से आ गई? ये जुलाई 2024 में बनाई गई थी जब ट्विटर ने गोले उगलने शुरू किए थे। महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ी है, फिर बाकायदा तस्वीरें चलाई गई थी और एक वीडियो आई थी सामने जिसके बाद काफ़ी शोर मचा था और एक JIT बनाई गई थी जो IG इस्लामाबाद की सरबराही में काम कर रही है। अब जाके उन्होंने नोटिस जारी किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा को, और बैरिस्टर गौहर के हवाले से कहा जा रहा है 1.5 घंटे तक उनसे पूछताछ की गई है। और बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि वो सोशल मीडिया पोस्ट के हवाले से बानी से बात करेंगे। सो बात का फ़ायदा होगा या ये JIT कुछ निकाल पाएगी? कुछ भी नहीं। JIT का मकसद ये नहीं है कि कुछ इनसे कुछ उनको मिलेगी इन्फॉर्मेशन, इनसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। इनसे ये पूछेंगे ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, वो कहेंगे हाँ हम तो इसमें नहीं इत्तेफाक करते, ये तो ठीक है नहीं होना चाहिए। दूसरा ये पूछेंगे कौन कर रहा है, वो कहेंगे हमें क्या पता, आप बेहतर जानते हैं, हम तो खुद परेशान है कि ऐसी बातें क्यों हो रही। इनसे जिन लोगों को ये बुला रहे हैं हरासमेंट है और कुछ नहीं है।
और थोड़ा सा टाइट कर रहे हैं, ठीक है। और ये क्या बात हुई कि हम, वो कहता है आगे से बैरिस्टर साहब के हम जाके बानी से पूछेंगे, बानी को तुसी की पूछना है, उन्होंने आपे नहीं पता की हो रहा है तो कौन करता है, तो तुसी उन्होंने जाके पूछोगे। उनको नहीं पता इमरान खान साहब को ट्विटर क्या बोल रहा है। यार ये बहुत सी वॉलंटरी लोग हैं, बहुत से डाई हार्ड लोग हैं जो बाहर बैठे हुए मुल्क के, ये वो कर रहे हैं, और उनको कोई, और बानी साहब को उनके कंट्रोल में नहीं है, वो खुद अपने जज्बे, अपने पैशन के साथ लगे हुए हैं। और अगर इमरान खान एक फरमान जारी करें कि सिलसिला रोक दिया जाए, जैसे कुछ अरसे से ट्विटर उस तरह से एक्टिव नहीं है बानी, हाँ कुछ हद तक जो मेन लोग हैं शायद वो बात सुन लें उनकी, और फिर भी लोग जो है वो लगे रहेंगे, बहुत से लोग लगे रहेंगे, और इनसे इनको कुछ नहीं मिलना। दिस इज जस्ट अ धमकी। अब तो पूरा साल हो गया बैठे हुए थे, किसी को नहीं बुलाया, भाई तुम अपनी इंक्वायरी करो, अपनी तफ्तीश करो, FIA को इन्वॉल्व करो, ट्रैक डाउन दिस पीपल, कौन है पता तो लगे। वो होमवर्क तो आपने किया नहीं और बुलाना शुरू कर दिया इन लोगों को, इनको क्या पता, ये तो नहीं कर रहे ना, इनके नाम पे तो नहीं कोई हो रही कोई ट्वीट्स ऐसी जो कि ऑब्जेक्शनेबल है, तो इनको क्या पता, वो आगे से कहे बस ये 1.5 घंटा लाके बैठा लो, एक कप चाय ऑफर करो, शायद वो भी ना ऑफर करें, और बस सोचते ए की है तो ओ की है तो ए की है, नथिंग, इट्स जस्ट हरासमेंट, टाइट करना और कुछ भी नहीं है। तो आने वाले दिनों में कुछ PTI और एक पैगाम भी है ना, एक पैगाम भी दे रहे हैं ना PTI के लीडर्स को कि वी टेक दिस वेरी सीरियसली एंड वी इंटेंड टू डू समथिंग अबाउट इट, एंड यू बेटर वॉच आउट, इफ वी फाइंड आउट दैट यू आर इन्वॉल्वड इन सम वे और द अदर, तो वी विल क्रैक डाउन, उस किस्म की। ठीक है। अच्छा, ऐसा लगता है जैसे हर तरह से जो PTI पे टैक्स किए गए या जो भी कोशिशें की गई वो कारगर साबित हो रही हैं, स्पेशली जब हम देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर झगड़े और कुछ चेंजेस। अब फैसल चौधरी साहब को जिस तरह से मुआविन के ओहदे से हटाया गया, मुआविनत नहीं करेंगे, वो ऐसा लगता है जैसे फवाद चौधरी ग्रुप की शिकस्त है, सलमान अकरम राजा साहब हावी आ गए हैं। दूसरी तरफ शेर अफजल मरवत साहब भी हमें शिकायतें करते दिखाई देते हैं लीडरशिप से, कुछ ठीक ठाक, और वली अमीन गंडापुर साहब का वर्जन जो है वो बयान कर रहे हैं इनडायरेक्टली। क्या PTI के लिए सोल सर्चिंग का वक्त, सरेंडर करने का वक्त आ गया है? क्या इस्टेब्लिशमेंट को इंगेज करने के अलावा कोई और ऑप्शन है इस वक्त? देखिए इस वक्त तो डिबेट, सही डिबेट नहीं हो रही, अंडरग्राउंड डिबेट हो रही है। ये सब लोग जिनके आपने नाम लिए ना, जो सामने आप आ रहे हैं, ये वो लोग हैं जो कि जिसे कहते हैं ना द न्यू लॉट, ये नए लोग हैं जी, इनमें वकला हज़रात ज़्यादा हैं। जो पुरानी लीडरशिप है PTI की, जो कि एस्टैब्लिश पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है, वो तो हमेशा देवर इन फेवर ऑफ टॉकिंग टू द एस्टैब्लिशमेंट। ये वो लोग हैं जो कि दे आर नॉट इन फेवर ऑफ टॉकिंग टू द एस्टैब्लिशमेंट, मगर अगर इमरान कहेगा तो वो भी ठीक है, मगर ये हार्ड लाइनर्स हैं, ये यू नो, एंड दे आर नॉट पोलिटिकल एट दैट सेंस। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि वो जो लोग इमरान के भी करीब थे और एस्टैब्लिशमेंट के भी करीब थे, उनको ये लोग आउस्ट कर रहे हैं। फवाद चौधरी के बारे में सबको पता है कि वो एक इज ऑलवेज बीन एन एसेट ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, जो भी एस्टैब्लिशमेंट होगी इज ऑलवेज बीन दैट। तो दोनों भाई जो हैं दे आर पार्ट ऑफ दैट। अब एक भाई जो है वो बाहर हो गया था, दूसरा भाई इज बिकेम वेरी क्लोज टू इमरान, मगर अब देखे उसको भी उन्होंने फारग कर दिया। ऐसी है ना, खान साहब को किसी बातें बहुत हो रही थी, वो हमेशा पहुंच जाते थे, उनको एक्सेस भी मिल रही थी। आप हैरान नहीं थे कि कितनी एक्सेस थी, वो अकेले मुलाकात फैसल को कितनी एक्सेस थी, तो एवं तो नहीं मिल जाती ना एक्सेस। तो मेरा ख्याल है कि अब थोड़ी सी तब्दीलियां आ रही हैं PTI के अंदर भी, मगर ये कोई रेजोल्यूशन नहीं हो रही है। खान ने क्लियर कट चीज़ें नहीं की, उसने भी अभी कन्फ्यूजन शो की हुई है। फवाद भी बोल रहा है, सारे बोल रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, किसी के बारे में खान ने कोई ओपन इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए कि आउट, वो नहीं करता वो। तो आई थिंक आप कह सकते हैं कि वो चाहता कि थोड़ी बहुत ये लड़ाई झगड़े चलते रहें पार्टी के अंदर, ताकि उनकी जो हिज ओन मेन लीडरशिप जो है उसको कोई चैलेंज ना कर सके। सो आई थिंक ये PTI के अंदर ये चलेगा, तू मैं जैसे कहते हैं, और पावर स्ट्रगल। अब तो मुलाकातें भी नहीं होने दी जा रही, और जब शंघाई कॉन्फ्रेंस थी पाकिस्तान में तो हमने देखा था काफ़ी लंबे अरसे तक मुलाकातों का सिलसिला बंद कर दिया गया था। अब फिर मुलाकातों की इजाज़त नहीं मिल रही। आखिरी मुलाकात मंगल को हुई है शायद, उसके बाद कोशिशें की जाती रही हैं, उमर अयूब साहब गए हैं लेकिन मिलने नहीं दिया गया। तो अब आपको ये लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट को एंगेज करना ही पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एज लास्ट ऑप्शन? अब नहीं है ना, देयर इज नो ऑप्शन, बिकॉज यू सी द ऑप्शंस क्या होते हैं किसी सियासी जमात के लिए पावर में आने के लिए, क्या ऑप्शंस होते हैं? एक सिर्फ मेन ऑप्शन ये होता है कि आप इलेक्शन जीतें और आपको फिर उसके बाद रोके कोई ना जी। यहाँ ये होता है कि इलेक्शन जीतने के बाद भी इस्टेब्लिशमेंट की ग्रीन लाइट लेनी पड़ती है, ठीक है। और जब आप पावर में होते हैं तो अगर इस्टेब्लिशमेंट आपको रेड लाइट दिखा दे
तो आपकी छुट्टी हो जाती है। जब आपकी छुट्टी होती है तो फिर अगली इलेक्शन में आप नहीं आते, कोई और आ जाता है। ये एक सिलसिला चल रहा है और हर सियासी जमात जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बना के रखती है। और सिर्फ जो यहाँ इश्यूज बनते हैं कि डिवाइडिंग लाइन क्या है, कहाँ वो उनकी बात मानती है, कहाँ थोड़ी सी रेजिस्टेंस करती है, और ये चलता रहता है। और इसीलिए लोग कहते हैं ना, अभी तक पूरी कोई एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो टर्म पूरी नहीं कर सके। पार्टी कर लेती है बिकॉज वो रिप्लेस हो जाता है ना, फिर वो एक समझौता हो जाता है। अब अभी सवाल पूछ रहे हैं मुझे लोग कि क्या शहबाज शरीफ टर्म पूरी कंप्लीट करेगा कि नहीं। आई कांट से। इस मुल्क का जो ट्रैक रिकॉर्ड है इज़ वेरी डिफिकल्ट, एनीथिंग कैन हैपन। तो और लोग बैठे हुए हैं कुर्सी से बाहर निकाल के किसी और को बैठाने के लिए। ये सारा का सीवियाँ चलती रहती है। तो प्रोग्राम से पहले भी आपको एक दफ़ा वो क्या नाम है आपका, राणा साहब, राणा सनोरा ने को बात करते करते ये कह दिया था कि वो मोहसिन नकवी साहब के बारे में कि शुक्र करें वज़ीर आज़म नहीं बने, वो तो वो भी बन, अगर वो बनना चाहते तो बन सकते थे। हाँ। तो इसलिए अगर इंटीरियर छोड़ रहे हैं तो फिर ये तो नहीं कि वो प्राइम मिनिस्टर की तरफ जा रहे हैं, मगर किसी स्टेज पे भी बहुत कुछ होता है इस मुल्क में। सेनेटर तो बन गए हैं और क्या रह गए। असल में वो जब चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान बाहर हुआ तो एक लतीफ़ा था सोशल मीडिया पे कि शहबाज शरीफ का मोहसिन नकवी को चेयरमैन पीसीबी के हुद्दे से हटाने का फैसला, तो किसी ने उसको रीट्वीट करके लिखा हुआ था और जवाब में मोहसिन नकवी का शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म के हुद्दे से हटा के खुद वज़ीर आज़म बनने पर गौर। तो मोहसिन साहब की इतनी पावर है। बहरहाल आई डोंट थिंक ही इज़ नॉट उस तरीके से वो नहीं पावर स्ट्रगल में जैसे इंटरेस्टेड नहीं है। हाँ नहीं, वो अपनी सीवी वाली चीज़ नहीं है। नहीं, उन्हें जरूरत नहीं है। उनकी तल्लुकात जो है वो सही लेवल पे है, वहाँ सीवी की जरूरत नहीं है। किला मजबूत है। किला मजबूत है। अच्छा, अब जब इतनी मुश्किलात का मैंने जिक्र कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, अब परवेज़ खट्टक भी मुशीर के तौर पर आ गए हैं और आप बता रहे हैं कि वजह क्या है उनकी इंडक्शन की। मौलाना का इंतज़ार हो रहा है कि मौलाना आके स्टीरॉयड लगाएंगे इस पीटीआई को तो कुछ बनेगा, यानी बात मौलाना पे आ गई है। तो इस सिचुएशन में पीटीआई किसी तहरीक को चलाने की पोजीशन में है, या कम से कम वो एक क्रिएट करने के लिए शोर ऐलान कर दे? नहीं ऐलान तो बड़े करती है वो। हाँ, शोर भी बड़ा डालती है। हाँ, तहरीक मगर कोई कुछ मौलाना पीटीआई की किसी तहरीक के अंदर हिस्सा नहीं लेंगे। वो अपनी तहरीक चलाएंगे, इनके साथ नहीं बैठे। चला लेंगे इस हुकूमत के जब चाहें वो चला सकते हैं। अच्छा, देखो ना, उन्होंने करके दिखा दिया था ना, 20,000 बंदा ले आए थे ना इस्लामाबाद। वो ऐसे करते हैं तो 20,000 बंदा लाइन अप कर जाता है। खुद कहते हैं ना, गमला नहीं हिलता जी, टूटता। तो इसलिए वो तो कर सकते हैं, बट ही इज नॉट गोइंग टू डू इट। वो धमकी जरूर देंगे, करेंगे नहीं वो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वैसे ये दिन आ गए, यानी ये दिन भी देखने थे कि वो मौलाना का वेट करें कि मौलाना आके वेट डालेंगे उनके पलड़े में और तहरीक चला सकेंगे। तो अपोजिशन अलायंस का क्या बनेगा जिसका इंतजार किया जा रहा है? अलायंस बन जाएगा, तहरीक चले ना चले? अलायंस क्या होता है? अगर कोई उसकी कोई इफेक्टिवनेस ना हो तो अलायंस क्या हो? कागज़ी अलायंस। किसी भी वक्त अगर इस्टेब्लिशमेंट को ज़रूरत पड़े, अब जैसे शायद खाकान अब्बासी जैसे लोग जिस तरह से पार्टी बनाई जाती है और उनको रखा जाता है एक अलायंस बना के हुकूमत के दबके के लिए, इस हद तक अलायंस बन जाएगा? हुकूमत को क्यों दबका देगी इस्टेब्लिशमेंट? उनकी अपनी हुकूमत तो कैसे क्यों देगी? आपने अभी कहा ना शहबाज शरीफ का भी बता नहीं सकता कि वो कब तक। वो तो हुकूमत तो अलग बात है, शहबाज शरीफ अलग बात है। ओह अच्छा, चले ये भी फर्क है। मगर उसकी भी कोई चांस नहीं है। शहबाज शरीफ इज लाइक दिस, सेम पेज तो कमजोर बात है। सेम पेज पे लाइनें शाइनें भी लग जाती हैं, यहाँ तो यकजान दो काले 100%। अच्छा, कोई इशू नहीं है। चलें ये तो काम पक्का कर दिया। सेठ साहब ने भी मोहर लगा दी कि फिलहाल ऐसा कोई रिस्क इन्वॉल्व दिखाई नहीं दे रहा। तो हमें इससे अंदाज़ा हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अब क्या ऑप्शन जिस पे उन्हें गौर करना चाहिए अगर वो रेलेवेंट रहना चाहते हैं पॉलिटिकल सिनेरियो में। वापस आते हैं हम एक ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। हम ट्रम्प कार्ड की अक्सर बात करते रहते थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो जैसे एक माहौल बना रखा था उनके हामियों ने कि जैसे ट्रम्प के आने से बहुत कुछ बदल जाएगा। उससे पहले बाकायदा रंग जमा हुआ था, ख़त लिख के, करारदादे सामने ला के, रिहाई के मुतालबात करके। आज स्टेट डिपार्टमेंट की एक ब्रीफिंग थी जिसमें सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक सवाल उठाया, उस सवाल के दो हिस्से थे। जवाब में उन्होंने कन्नी कतरा ली एक सवाल के जवाब से। वो क्या था, सुनवाते हैं। जवाब ने तरजीह बता दी। आप पूछ रही थी कि ऑप्शंस क्या हैं इनके पीटीआई के, यही पूछ रही थी ना पहले। तो उसमें एक ये बहुत बड़ा ऑप्शन था जिसकी बहुत ये लोग मुंतज़र थे कि ट्रंप आएगा और कुछ ना कुछ होगा, और बड़ी मेहनत की थी, पैसे खर्च किए थे लॉबिंग वगैरह पे।
और एक वक्त ऐसे लगता था कि जैसे अभी ट्रंप आया और कोई स्टेटमेंट आ जाना है और इन्होंने पसूड़ी पै जानी। मुशाहिद साहब ने तो कह दिया था, इससे पहले वो कहें आप कर दे रहे। तो मैं हैरान हूँ कि इतने उन्होंने बातें वसूख के साथ कही, फ्रंट फुट पे जाके की। यहाँ के ये भी कि वो जो टर्किश का है अर्दोगान, वो भी आके इमरान के हक में बात करेगा, वो भी कुछ नहीं हुआ। आई एम सरप्राइज्ड। मुशाहिद इज अ वेरी सीजन्ड पॉलिटिशियन। अब अनफॉर्चुनेटली उनकी प्रेडिक्शन सही नहीं निकली, मगर बात ये है कि ये ऑप्शन था उनके लिए। अच्छा, वो ऑप्शन नहीं हुआ, आपने देख ही लिया कि वो तो उल्टा हो गया। उन्होंने तारीफ कर दी पाकिस्तान की, और इन्होंने भी दोबारा दोहराया, तारीफ की है, शुक्रगुजार हैं एब्सोल्युटली दोहरा के। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मायूसी तो होगी पीटीआई में, क्योंकि ये ऑप्शन आप रूल आउट कर दें। और जैसे मैंने कल के प्रोग्राम में बात की थी, ये तो इब्तदा है ऑफ अ न्यू एंगेजमेंट विद बिटवीन द अमेरिकन गवर्नमेंट एंड पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट। ये न्यू एंगेजमेंट के आगे और भी इश्यूज बनेंगे, जिसके अंदर बहुत केयरफुली इनको देखना पड़ेगा। और डोनाल्ड ट्रंप बहुत कुछ मांगेगा इनसे। अभी तो उससे, हाँ देखिए, फ़ोन आए या ना आए, फ़ोन भी आ सकता है और शहबाज को, जिससे वो और भी बातें कर सकता है कि ये भी चाहिए हमें, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, और तावन करें हमें उनके। हाँ, डू मोर, वो तो करेगा, दैट्स डोनाल्ड ट्रंप। मगर वो ऑफ़र भी करेगा ना, डील कोई ऑफ़र करेगा कि जी तो आपको ये हम देते हैं, आप ये देते हैं, आप हमारे लिए ये करें, ये करें। तो ये आगे जाके दे हैव टू बी वेरी केयरफुल। उसमें जो सबसे ट्रिकी एरिया है अफ़गानिस्तान, और इस वक्त ट्रंप लगा हुआ है अफ़गानिस्तान के ऊपर कि हमारे हथियार वापस किए जाएं, ये किया जाए, वो किया जाए, और अगला एजेंडा जो है IS खोरासान को ख़त्म किया जाए, क्योंकि वो फोकस्ड है ऑन IS खोरासान। तो इसलिए इसके ऊपर अब पाकिस्तान को वो कहेंगे कि ये करके दिखाएं, ये करके दिखाएं। तो दे आवर एस्टैब्लिशमेंट एंड मिलिट्री हैज़ टू बी वेरी केयरफुल कि हाउ दे गो अबाउट इट। आगे इतने प्रॉब्लम्स हैं हमें, और डायरेक्ट फर्दर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कुड क्रिएट अ बैकलैश, बिगर बैकलैश। तो ये, और दूसरी तरफ ये है वो मैंने जैसे कहा कि यूक्रेन के अंदर पीस कीपिंग एंड सो ऑन, दे विल सपोर्ट, दिस गवर्नमेंट विल सपोर्ट ट्रम्प्स एफर्ट्स टू हैव अ सीज फायर एंड स्टॉप द वॉर। तो मेरा ख्याल है कि इंगेजमेंट रहेगी। ठीक है। और एंगेजमेंट का मतलब ये है कि खान साहब कैन फॉरगेट अबाउट कि जी खान साहब के लिए कोई एंगेजमेंट होगी, वो नहीं होगी। ठीक, फिलहाल वो मंजिल से गायब हो चुके हैं। और ट्रंप, मैंने कल भी कहा था कि वो कह सकता है किसी भी वक्त कोई ऐसी बात कर सकता है, हाँ, मगर उसकी अहमियत नहीं होगी। वो सिर्फ एंगेजमेंट, बिकॉज वो ट्रांजैक्शनल आदमी है ना, वो डीलें करता है। अभी ईरान को डील ऑफर कर रहा है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं जी, लेकिन वो कल पे ना रखे, जरा उसके चले कल पे रख लेते हैं। हाँ, वो ईरान को कह रहा है डील कर में ना, नहीं तो मैं तेरे न्यूक्लियर से फारग कर, और कह रहे हैं कि हम मुआहदे तक रशिया पे भी पाबंदियां लगाने जा रहे हैं। तो वो पाकिस्तान को भी कहेगा डील करो, तो फिर हम थोड़े से और IMF को कहते हैं कि तुम्हें जरा सऊदीज के साथ ये हम भी तुम्हें तेल बेच देते हैं। वो आजकल ड्रामा ये है ना, अमेरिका कह रहा है कि तेल हमसे ले आप। तो इमरान खान की बुनियाद पे बार्गेनिंग अच्छी हो सकती है ट्रंप की, अगर वो डील ऑफर करते हैं पाकिस्तान। नहीं तो वो इमरान खान के ऊपर नहीं करेंगे ना, वो सिर्फ एक किस्म का जैसे ना एक चाल, एक छोटी। अच्छा, बट इट विल नॉट बी सीरियस, इसलिए PTI ज़्यादा एक्साइट ना हो जाए। इमरान खान इज नॉट गोइंग टू प्ले अ रोल इन पाकिस्तान US रिलेशंस। ओके, चलें, बहरहाल एस्टैब्लिशमेंट की इस गिरफ्तारी के बाद अमेरिका के साथ गेम ऑन है। अब हम वहाँ चलते हैं जहाँ गेम ऑफ है, चैंपियंस ट्रॉफी करेंगे। मैंने आपसे कहा है मेरे पास मुझे क्रिकेट ना डिस्कस करेंगे। अच्छा, लेकिन मैं क्रिकेट में वहाँ नहीं जा रही, इसलिए लोग ना ये कहेंगे जी सेठी जो है वो खुद चाहता है कि वहाँ पहुँचे वापस, और ये जो बातें करता है इसका ये बायस्ड है। मैं नहीं चाहता, इसलिए मैं बात नहीं करता। अब आपने बाथरूम में ये गुनगुनाना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन मैं वहाँ नहीं जा रही जहाँ आप अवॉइड करना चाहते हैं। जाहिद हुसैन साहब एक सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने एक वाकया कोट किया था। असल में मैं उसकी बाबत आपसे जानना चाह रही थी कि जब भी पाकिस्तानी टीम का ये हाल होता है तो सब सोचते हैं कि बुनियाद कहाँ से खराब हुई। उन्होंने एक वाकया सुनाया, जनरल कमर जावेद बाजवा जो रिटायर्ड हमारे आर्मी चीफ हैं, बहुत मोहतरम है, और उन्होंने ये दावा भी किया था कि वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुके हैं। तो उन्होंने एक वाकया सुनाया कि रमीज राजा साहब को जब वो चेयरमैन PCB थे, फ़ोन करके उन्होंने 3 खिलाड़ियों को टीम में शामिल करने की बात की, वो शामिल किए गए, और उन्होंने कहा कि उनकी ये बात, उनका ये फैसला अच्छा साबित हुआ। इस तरह से टीम बनती है वैसे? नहीं, देखिए मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ। पहली बात तो बाजवा साहब के बारे में ये है कि क्रिकेट में काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं जी। क्रिकेट उन्होंने खेली भी है, पता नहीं फर्स्ट है मगर खेली ज़रूर है, ठीक ठाक खेली है। सो ही ऑब्वियसली थिंक्स ही नोज अ बिट अबाउट क्रिकेट। और क्रिकेटर का ये होता है कि उसको क्रिकेट तो आती है, बट ही थिंक्स कि उनको मैनेजमेंट भी आती है। अच्छा। और क्रिकेट खेलना इज़ वन थिंग एंड क्रिकेट मैनेजमेंट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। मगर क्योंकि वो आर्मी चीफ है, वो इतनी बड़ी आर्मी मैनेज कर रहे हैं, तो उनका ख्याल था कि वो क्रिकेट भी मैनेज कर लेंगे। अच्छा। तो इसलिए मेरा ख्याल है उन्होंने फिर रमीज़ राजा को हदायत की
कि जी आप ये 3 भी रख लें, और रमीज़ इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, उन्होंने ज़रूर रख लिए होंगे 1-2 उनमें से, ठीक है। अब मुझे नहीं पता किसकी बात, 3 रखे गए T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में। रख लिए। अब मैं आपको बताऊं, पहली बात तो ये है कि ऐसे होना नहीं चाहिए। मैं पीसीबी में 5 साल रहा, 1 साल चेयरमैन, 3 साल चेयरमैन ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी बट नॉट चेयरमैन, फिर आखिरी साल फिर चेयरमैन, फिर बाद में 4 साल के बाद 6 माह के लिए अगेन एज चेयरमैन, ठीक। और वो नून लीग की हुकूमत का दौर, एक दिन नहीं मुझे नवाज शरीफ ने फ़ोन किया। पेट्रन थे, हालांकि क्रिकेट अपॉइंटिंग अथॉरिटी थी, क्रिकेट खेली हुई उन्होंने, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली हुई। उन्होंने एक दफ़ा मुझे फ़ोन नहीं किया कि फ़लाने क्रिकेटर को रखो, फ़लाने कोच को रखो, या फ़लाने बैट्समैन को रखो, या फ़लाने एम्प्लॉई सिफारशी को मैं भेज रहा हूँ, इसको आप पीसीबी में रख लें। एक दफ़ा नहीं कहा। और मैं बड़ा खुश हूँ उनकी इस किस्म की एटीट्यूड, मुदाखलत नहीं करते, मुदाखलत नहीं की उन्होंने, ठीक है। हो सकता है वो करते, मगर मेरे साथ उन्होंने नहीं की। अच्छा। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। और आई हैड अ फ्री हैंड, इसलिए सिफारिशें नहीं चली। सिफारिशें आती थी, हर किस्म की सिफारिशें आती थी, बट आई नेवर टुक देम। आई टोल्ड देम जी, और यही मैं कहता, मैं क्या प्राइम मिनिस्टर तो सिफारिश कर नहीं रहा, तो आप क्यों कर रहे हैं। अच्छा, तो अब मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूँ कि मगर ये आमतौर पे ऐसे होता नहीं है। जब सिफारिश ऊपर से आती है तो हमारे चेयरमैन जो है ना, आमतौर पे वो, क्योंकि ज़्यादातर वो चेयरमैन पीसीबी को मतलब है कि क्यों आते हैं, अब मैं क्या कहूँ, अपॉइंटमेंट सियासी तौर पे होती है। सियासी तो सारी होती हैं, जाहिर है, क्योंकि अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर की जो करेगा वो सियासी होगी। हाँ, मेरिट बेस्ड नहीं होती। मेरी भी मेरिट बेस्ड नहीं थी, मैं तो बाद में मेरी मेरिट बनी ना। जब मैं आया था तो व्हाट डिड आई नो अबाउट क्रिकेट मैनेजमेंट, वो तो मैं 3 महीने के लिए आया था, एक आइन बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ। और नवाज शरीफ साहब ने तो इसलिए उनको हुक्म हुआ था जस्टिस सिद्दीकी का, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिनके आगे केस गया था ज़का अशरफ साहब का, एक शौकत सिद्दीकी साहब, तो वो तो एक्सीडेंटल, मगर फिर वो हालात ऐसे बने, आई स्टेड ऑन एंड देन ऑफ कोर्स मुझे सीख लिया सब कुछ, मार खाई, सीखा, गाली पड़ी, सीख लिया, देन वी रैन अ गुड शिप, वी डिड ऑल्सो। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमारे ज़माने में हुई हैं। तो अब ये जो बाजवा साहब है ना, इन्होंने सिर्फ रमीज़ राजा को ये एडवाइस नहीं दी, इन्होंने और भी बहुत कुछ किया। मैं अब आपको बताता हूँ। जब इमरान खान की गवर्नमेंट की छुट्टी हुई तो अभी बाजवा साहब तो अभी थे ना, जी बिल्कुल, चेयर में, ऐसे ही है ना, छुट्टी उन्हीं के दौर में हो सकती थी। 6 माह अभी थे इनके। जी। रमीज़ राजा साहब वो अपॉइंट किया था इमरान खान साहब ने। इमरान खान ने। नून लीग के लीडर्स ने ये फैसला किया कि अब सेठी को वापस भेजें। अच्छा। अब ये आज आप पहली दफ़ा बता रहा हूँ आपको कि मुझे मियाँ नवाज शरीफ साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने फैसला किया कि जी अब रमीज़ को हटाना है और सेठी को भेजना है। ठीक। क्या हुआ, बाजवा साहब ने मुझे नहीं आने दिया। अच्छा। ये आज मैं बता रहा हूँ आपको। हालांकि बाजवा साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा कि अभी रमीज़ को रहने दें। तो उन्होंने कहा अच्छा। अब बाजवा साहब जब ये कहेंगे प्राइम मिनिस्टर को कि रमीज़ को रहने दें, तो आपका ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर कहेगा नहीं नहीं नहीं, इसी से सेठी नहीं लाना है, और वो भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज साहब जैसा। ठीक। नवाज शरीफ होता तो शायद वो कह देते नहीं, मगर आई डोंट टेक डिक्टेशन। नहीं, इतना तो ना कहते। वो कहते अच्छा ठीक है, अली 2 हफ्ते और रह जाए, महीना और रह जाए। अच्छा अच्छा। मगर हुआ ऐसे ही कि 7 महीने बाजवा साहब ने रमीज़ को प्रोटेक्ट किया। शहबाज साहब पूछते थे कि अच्छा जी हुण असीं कर लिए, तो ठहर जाओ, बिठहर जाओ, बिठहर जाओ। ये 7 महीने रमीज़ राजा को बाजवा साहब की वजह से रखा गया। इस ओनली जब बाजवा साहब गए घर, तो फिर रमीज़ राजा साहब को प्राइम मिनिस्टर ने फारग किया और मुझे अपॉइंट किया। ठीक है। ये लोगों को नहीं पता। तो बाजवा साहब तो इस लेवल तक इन्वॉल्व हो गए थे इन मैनेजमेंट ऑफ क्रिकेट कि वो रमीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे थे और प्राइम मिनिस्टर को उसको तब्दील नहीं करने दे रहे थे। अब क्या वजह थी उसकी, वो अब छोड़ दे, मैं उधर नहीं जाता। ये भी किसी दिन पता चल जाएगा कि वजह क्या थी कि रमीज़ को इतना प्यार क्यों था रमीज़ के साथ। बट द फैक्ट इज़ दैट ही प्रोटेक्टेड रमीज़। मुझे कोई रमीज़ के साथ इशू नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट द फैक्ट ऑफ इंटरफेरेंस बाय द आर्मी चीफ। तो अब आर्मी चीफ पहले क्रिकेटर सजेस्ट करते थे, अब चेयरमैन भी सजेस्ट हो रहे हैं, तो इसलिए इस वाक़े से पता चलता है कि रमीज़ राजा साहब क्यों रहे इतने अरसे और उनको क्यों इस तरह से रखा गया। उन्होंने बात मानी, जैसे कहा गया उन्होंने वैसे किया, और 3 प्लेयर्स
टीम में शामिल किए गए और बाजवा साहब इस बात पे नाज़ा थे कि उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, यानी उनका फैसला अच्छा साबित हुआ। अभी जो तो, किया वो ठीक नहीं था, नहीं करना चाहिए इंटरफेयर, बट मेरा ख्याल है अच्छी नीयत तो अच्छी होगी ना। तुक्का चल गया। नहीं तो क्या मतलब इतनी मुश्किल भी नहीं होता। ये प्लेयर्स इस लेवल पे होते हैं सारे, ये ले लें या वो ले लें, अच्छा फैसला भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, डिपेंड करता है वो क्लिक हो गया, क्लिक कर गया या ना किया। तो बाजवा साहब ने विद गुड इंटेंशंस किया होगा। मेरा पॉइंट ये नहीं था, मेरा पॉइंट ये था कि नवाज शरीफ साहब भी कर सकते थे कि फलाने को रख लो। हर बंदा, अब मियाँ साहब के भी फेवरेट होंगे ना, जैसे उनके फेवरेट से ज़हीर अब्बास उनके बड़े फेवरेट थे, अभी भी फेवरेट है। अच्छा। तो मतलब तो हर बंदे का अपने क्रिकेट फेवरेट होते हैं। इमरान खान साहब कभी फेवरेट नहीं थे? बहुत पता नहीं, आई डोंट नो। आई थिंक एक वक्त था जब थे। आफ्टर ऑल खान को उसने ज़मीन दी थी फॉर शौकत खानम एंड और भी बड़ा कुछ, तो इसलिए ऐसी थी बात। मगर बात यह है कि इंटरफेरेंस फ्रॉम द मिलिट्री नहीं होनी चाहिए, कहीं भी नहीं होनी चाहिए, बट ये एक ट्रेडिशन ही बन रही है, चलता जा रहा है काम ऐसे ही। और इस तरह के वाकयात के सामने आने के बाद तशवीश में पता क्यों, फिर बदनामी भी तो होती है ना। बदनामी होती है। अगर आपके अपॉइंटीज जो हैं वो डिलीवर ना करें तो प्राइम मिनिस्टर तो जो है ना वो तो मतलब उसको तो वैसे ही सियासी आदमी गाली पड़ती है, मगर अगर आर्मी चीफ इन्वॉल्व हो जाता है तो फिर नॉट अ गुड आइडिया, होना नहीं चाहिए, लेकिन ये होता है यहाँ। और इस तरह के वाकयात जब सामने आते हैं तो फिर इंसान थोड़ा बहुत जान पाता है, लेकिन वक्त काफ़ी गुजर उसका फ़ायदा उस तरह से नहीं हो पाता। बहरहाल वापस आते हैं हम एक ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया सेठी साहब। अब हमारे पास 3 मिनट है और 3 मिनट में आपने दलाइल देने हैं। क्या दलाइल देने? असल में आपके व्यूअर हैं, इतने शरारती यार, की कहते हो, सुनाओ ना। जफर अलवी साहब लाहौर से क्या कहते हैं जफर साहब? अगर इस सिचुएशन में वो इमरान खान के वकील मुकर्रर हो जाएं तो उन्होंने उनको हर हाल में आज़ाद कराना है, तो वो क्या लाहे अमल अपनाएंगे, उनकी स्ट्रेटजी क्या होगी? बात यह है कि ये सवाल आता है, अगर आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएं तो क्या 5 चीज़ें आप करेंगे मुल्क को ठीक करने के लिए? अगर आप कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम बन जाए तो कौन से प्लेयर सेलेक्ट करेंगे, क्या खेलेंगे? और यार मैनू माफ़ करो प्लीज़। मैंने बड़े गुनाह किए मगर और गुनाह ना करवाएं मेरे से आप। अच्छा, अब सवाल ये है कि व्हाट शुड बी इमरान खान स्ट्रैटेजी? दैट्स ओके, फेयर इनफ क्वेश्चन। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि ये जो स्ट्रीट पॉलिटिक्स है ना, ये डजंट रियली वर्क विद द एस्टैब्लिशमेंट। इतनी पावरफुल होती है एस्टैब्लिशमेंट के आप, इट हैज़ द पावर टू क्रश यू, मगर एस्टैब्लिशमेंट इज़ ऑलवेज ओपन टू पॉलिटिकल इनरोड्स। और हमारी तारीख़ में यही हुआ है कि जो लोग बाहर होते हैं उनकी कोशिश होती है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिल के रास्ते खोले जाएँ। खान साहब ने भी ये किया है। खान साहब ने भी जब आंखें निकाली तो फारग हो गए। ये मियाँ साहब ने भी देख लिया ये रास्ता, एक दफ़ा नहीं कितनी दफ़ा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने भी देख लिया था। इसीलिए आसिफ ज़रदारी साहब इतने कॉन्फिडेंट हैं और इतने वो जिसे कहते हैं सबसर्विएंट है, जी हजूर, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। एंड तो खान साहब इनकलाबी बने हुए हैं, इनकलाबी सिचुएशन है नहीं। इतना ये बिखरा हुआ मुल्क है, इतनी डिविजन्स हैं कि यहाँ दे कैन नॉट बी एनी रेवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स इन दिस कंट्री अनफॉर्चुनेटली। तो खान साहब फिर करें क्या? खान साहब ने बड़ी कोशिश की लोगों को निकालने की। उस वक़्त एक हिस्सा इस्टेब्लिशमेंट का इनके साथ था, मगर फिर भी कामयाब नहीं हुए। तो इसलिए खान साहब को सिंसियरली ये देखना चाहिए कि खान साहब ने गलतियाँ क्या की हैं। बैठ के अपने आप को एग्जामिन तो करें, गलतियाँ क्या की आपने, और गलतियाँ जो है उनको उससे फिर सबक मिलता है आपको। और ये जो है ना, सियासत को कहते हैं कि सियासत के अंदर मगरूर नहीं होना चाहिए। जो सियासी बंदा प्राउड हो, ईगोटिस्टिकल हो, नार्सिसिस्ट हो, वो पॉलिटिक्स नहीं खेल सकते। पॉलिटिक्स की एक और डेफिनेशन है, द आर्ट ऑफ द पॉसिबल, द आर्ट ऑफ द कॉम्प्रोमाइज़। ये है पॉलिटिक्स। इसको कहते हैं पॉलिटिक, कि दिस इज़ नॉट अ पॉलिटिक स्टेटमेंट, दिस इज़ नॉट अ पॉलिटिक एक्ट। मतलब है ये एडवेंचरस एक्ट है, इट्स नॉट अ पॉलिटिक एक्ट। पॉलिटिक इज़ द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। और खान साहब ने एक ऐसा सियासी रवैया अख्तियार किया विच इज़ नॉट द आर्ट ऑफ द पॉसिबल, इट इज़ द आर्ट ऑफ द इम्पॉसिबल। ये आप लेनिन नहीं हैं, आप माओ नहीं हैं कि यू कैन हैव और ना ही आप फिडेल कैस्ट्रो है, ना ही आप चे गवारा है। आप कर क्या रहे हैं? आप टेकिंग ऑन दिस एस्टैब्लिशमेंट। और ये इस्टेब्लिशमेंट को आफ्टर ऑल शहबाज शरीफ साहब भी तो डील कर ही रहे हैं ना। तो ऐसी कोई बात नहीं है, यू कैन ऑल्सो डील विद द इस्टेब्लिशमेंट जैसे आपने पहले किया था।
आपने उस वक्त गलतियाँ की थी, अब ना करें गलतियाँ। आपको चाहिए था उस वक्त जब वक्त आया हुआ था घर जाने का, तो घर चले जाते, लड़ाई झगड़े ना करते, अमेरिका के साथ पंगा ना लेते। दुनिया जो है अमेरिका के आगे झुकती है, आप जाके पंगा ले लेते हैं, फिर आप पंगा लेके बाहर आ जाते हैं, बाहर बैठ के फिर उनके आगे पहुंच जाते हैं कि जी सानू वापस ले जाओ। दिस इज़ नो पॉलिटिक्स फॉर गॉड्स सेक। तो मैं तो उनको यही कहूँगा, इफ़ आई हैड टू, कि बी पॉलिटिक। अब अगर आपने ये इसी किस्म की ज़िद में यहाँ बैठे रहना है तो बैठे रहेंगे, किसी को क्या है, आप बैठे रहेंगे। बट दिस इज़ नॉट ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म, जबकि वो एक सियासी, सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स सियासी होते थे। नाउ इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। सो इसलिए माई एडवाइस टू खान साहब वुड बी, अपनी पार्टी को ठीक करें, यूनाइट करें, एडवेंचरर्स को निकालें, अपॉर्चुनिस्ट को निकालें, सेंसिबल, सीरियस, रिस्पॉन्सिबल लोगों को लेके आएँ, मेक एन एफर्ट टू वेट फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन, गो बैक टू पार्लियामेंट, डू योर पॉलिटिक्स इन पार्लियामेंट, वहाँ स्पेस क्रिएट करें, वहाँ कंस्टिट्यूंसीज बनाएं। आपकी एक पॉपुलर बेस है बाहर, गिव दैट पॉपुलर बेस एन अपॉर्चुनिटी टू सपोर्ट यू इन द ओनली वे पॉसिबल, विच इज़ वाया द वोट। अब दिस डजंट मैटर अगर वोट जो है वो सबटाज हो जाता है या अनसेक्रेड हो जाता है या रिग हो जाता है, डजंट मैटर, बट यू स्टिल हैव एन अपॉर्चुनिटी। और ये रिगिंग जो है एक दफ़ा दो दफ़ा कितनी रिगिंग होगी, और अगर आपने कोई थोड़ी बहुत इनरोड्स क्रिएट कर लिए, रीअश्योरेंसेस दे दिए आपने, तो देन यू आर थ्रू। बिकॉज देखिए सारी चीज़ें जो है ना वो परमानेंट नहीं होती, एब्स्ट्रैक्ट नहीं होती कि जी है बंदा जड़ा है तो है ही ख़राब। नवाज शरीफ साहब के बारे में यही कहा जाता था ना कि ये तो इस्टेब्लिशमेंट तो इनको कभी माफ़ नहीं करेगी, वो एक बारी माफ़, दो बारी माफ़, तीन बारी माफ़ और चौथी दफ़ा फिर वो पहुंच गए नहीं होते। दिस इज, सबके अपनी अपनी मजबूरियाँ होती हैं टू मेक कॉम्प्रोमाइज़। तो उनकी भी मजबूरियाँ होंगी, नाव नहीं, कल नहीं तो परसों, तो उसके लिए तैयारी करें, मेक इन रोड्स, रीअश्योरेंसेस करें, मुकमुका करें, सीमेंटिंग करें। आप उल्टे लगे हुए हैं, कभी ये धमकी, कभी वो धमकी, कभी उधर से पकड़ रहे हैं, कभी इधर से पकड़ रहे हैं। व्हाट आर यू डूइंग? दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। इनकलाब के लिए पाकिस्तान में फिजा साजगार नहीं, और सेठी साहब की दलील यह है कि इमरान खान साहब को चाहिए कि समझौते और मुमकिनात की शाहराहों पर लॉन्ग मार्च की तैयारी करें, पार्लियामेंट में जाएं, पार्लियामेंट में जाएं। That is where you need to be your platform। हाँ, पार्लियामेंट में है लेकिन उस तरह से नहीं है। खुद जाए ना, वहाँ निकले, यहाँ से जाए पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है, इलेक्शन लड़े, पार्लियामेंट में वहाँ जाके लड़े हैं कि जी इस किस्म की होनी चाहिए, इस किस्म की होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, थ्रू प्रॉपर चैनल। ठीक है, ये रास्ता है, एक ही जो पॉसिबिलिटी है जमहूरी तरीके से मजीद रास्ते बनाने के लिए। इसके अलावा भी आपके जहनों में कोई सवाल हो तो नंबर आपके सामने। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दें।